बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, तीन अहम खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहली और अहम तरीन खबर DGI-SPR की। DGI-SPR से शुरू करते हैं, चूंकि ये इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हॉट टॉपिक है। फिर आगे बाकी जो दो खबरें हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। वो सियाने कहते कि जड़ा कमला यार होंदा है, ये सियाने दुश्मन तो ज्यादा खतरनाक होता है। यानी कि इसे मैं सादा कहूं तो जो आपका बेवकूफ दोस्त है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है आपके सियाने दुश्मन से। बेवकूफ जो दोस्त होता है वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे मरवा देता है कि जहां पर आपको अंदाजा ही नहीं होता कि यार यहां पर भी मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है। DGI-SPR के साथ शायद यही हुआ है। आज जो कुछ वो गए लम्स के अंदर करने, वो जो अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक तो लगता ये है कि उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया है। बताने कुछ और गए थे, सिचुएशन कोई और बन गई है। चूंकि सुबह से लेकर अब तक इतनी स्टोरीज आ चुकी हैं, और खास तौर पर उनके जो कमले दोस्त हैं, जिन्हें मैं बेवकूफ दोस्त कहता हूं, उन्होंने अनड्यू इतनी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि हमारी मजबूरी बन गई जानने की कोशिश करना कि भाई असल में लम्स में हुआ क्या, एक्चुअल सूरत हाल हुई क्या। तो नाज़रीन किराम, हमने कुछ थोड़ी बहुत चीजें इकट्ठी की हैं, वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं कि ये सारा असल प्रॉब्लम और असल गेम हुई क्या, और ये क्यों अनड्यू किस्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जा रही है। जरा ये बताते हैं कि आज DGI-SPR को लम्स में ठीक ठाक टफ टाइम मिला है दो तीन वजूहत की बुनियाद पर। एक तो बहुत ज्यादा लोग DGI-SPR का उस सेशन के अंदर वो सुनने ही नहीं गए। तकरीबन 150 से 200 मैक्सिमम जो लोग थे वो 150 से 200 लोग थे। आप सोचिए कि DGI-SPR, यानी मैं अपने जमाने की बात करता हूं कि हमें हमारे टाइम यूनिवर्सिटी में अगर पता चलता कि DGI-SPR है तो शायद जो है ना वो बड़े से बड़े हॉल भाग जाते। लेकिन 150 से 200 लोग जो है ना वहां पर। और तो दूसरा पता ये चला कि उन्हें सवालात में ठीक ठाक टफ टाइम, बहुत सख्त सवाल। इससे पहले एक सारे हाल लम्स हम याद करते हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, जो कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर थे, और लम्स के बच्चों ने तब उनके साथ जो किया था, पता चला है कि कुछ उससे मिलती जुलती सूरत हाल ही आज जो है वो DGI-SPR के साथ हुई। अब चलें, इस तरह की बातें हो जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, कोई इतने मसले वाली बात नहीं होती, चीजें छुप जाती होती हैं, चीजें दब जाती हैं। शायद किसी ने डिस्कस भी नहीं करना था, किसी ने बात भी नहीं करनी थी, लेकिन नाज़रीन किराम इसे गैर जरूरी तौर पर हाईलाइट किया गया और उसके साथ झूठ बोले गए। जब झूठ की चीजें साथ में मिली तो पता चल गया कि पक्का जनाब आज को गड़बड़ छोटी नहीं हुई होती, बहुत बड़ी हुई है। मैं मिसाल देता हूं किस तरह के झूठ, जब ये सारी बातें हुई और आज मैंने आपके सामने रखा कि वहां पर क्या नारे लगे और किस तरह से सारी चीजें हुई, तो उसके बाद रावी हसन अय्यूब साहब एक्टिव हो गए और एक्टिव होकर उन्होंने कुछ काम किए। सबसे पहला काम, सिर्फ मैंने, बहुत सारे लोगों ने इसको हाईलाइट किया, तो उन्होंने कहा कि जनाब लम्स का जो VC है उन्होंने इस बारे में जो है ना वो तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कुछ देर बाद क्या किया, लम्स की एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उस स्क्रीनशॉट में लम्स देखा जा सकता था जी, उनका ऑफिशियल अकाउंट है, और उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज थी और उसके ऊपर उन्होंने लिखा अल्लाह अकबर। हसन अय्यूब साहब लिखते हैं अल्लाह अकबर, झूठ की उम्र बहुत कम होती है और सच हमेशा सच ही रहता है। ठीक है जनाब। और इस जो प्रेस रिलीज वगैरह थी वो क्या थी, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी, आज DGI-SPR की लम्स के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त थी जिसमें मुख्तलिफ इलाकों और डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने DGI-SPR से खुलकर इजहार ख्याल किया और DGI-SPR ने इंतहाई मुदल्लल जवाब दिए। इस वक्त जब सोशल मीडिया पर लम्स में DGI-SPR की आमद के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका लम्स के तलबा से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम प्रोपेगेंडा बैरून मुल्क बैठे चंद सियासी लोग अपने मफाद की खातिर लम्स का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान के तालीमी इदारों और तलबा को बदनाम करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। सेशन के खत्म होने के बाद गिनती के चंद अफराद ने सोशल मीडिया पर फोटो सेशन करके हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की और ये नाकाम तासुर देने की कोशिश की कि जैसे सारे लम्स का एहतजाज। हकीकत यह है कि ना तो लम्स का कल्चर ऐसा है और ना ही यहाँ पर ज़िले तालीम तलबा की ऐसी तरबियत है, दिस एंड दैट। और उन्होंने कहा कि जो इस तरह की दो चार बातें उन्होंने और भी लिखी। मैं वैसे हैरान हुआ जब हसन अय्यूब ने कहा ना, तो जनाब मैं वैसे थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये बात तो है कि लम्स ने फिर ठीक है और ठीक ठाक ठोक के जवाब दिया, सारा तो प्रोपेगेंडा खत्म। फिर मेरे ज़हन में आया कि नहीं यार, लम्स पे को भी तो प्रेशराइज करवा के किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन किराम, जो हकीकत खुली ना वो इंतहाई दिलचस्प और बहुत मजेदार है। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। असल बात सुनिए। असल बात ये पता चली कि नाज़रीन किराम ये एक फेक स्क्रीनशॉट घड़ा गया। इसकी लैंग्वेज भी बता रही है कि ये कहां से फेक स्क्रीनशॉट घड़ के लेके आया गया। ये फेक स्क्रीनशॉट घड़ा गया। पहली बात है जो इसके ऊपर वो जो पता लिखा होता है एट फलां, यानी कि एट
جب آپ ایٹ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اصل حقیقی اکاؤنٹ اس تک آپ چلے جاتے ہیں. ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ جناب اس نام سے کوئی اکاؤنٹ کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا لمز کا. نمبر 1. نمبر 2 ناظرین کرام, اس تصویر کے اینڈ پر لکھا گیا کتنے جی, میں دیکھ سکتا ہوں, یعنی کتنے ٹویٹس, 531 ری ٹویٹس, 37 کوٹ ٹویٹس اور 7.2 کے لائکس اس کے نیچے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے تھے. جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا, کیونکہ یہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا, عقل کے تو اندھے ہیں یہ جتنے بھی کاپی کیٹ بیٹھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, پتا یہ چلا کہ انہوں نے یہ ری ٹویٹس لکھا ہوا تھا. حالانکہ ناظرین کرام ٹویٹر اب ٹویٹر نہیں ہے, وہ ایکس ہے, اور یہاں پر ری ٹویٹس نہیں ہوتی, یہاں پر ری پوسٹ ہوتی ہیں, اور یہاں پر کوٹ ٹویٹس نہیں ہوتی, یہاں پر صرف کوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف کوٹ کیا جاتا ہے, ری پوسٹ ہوتا ہے, ری ٹویٹ نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے وہ ماضی کا جیسے وہ تھا نا کیلیبری فونٹ والا, یہ سیم ڈٹو اس طرح سے انہوں نے چلانے کی کوشش کی, اور معذرت کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر ان کو منہ کی کھانا پڑی. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال آپ دیکھیں, یہ جھوٹ بولنے کی حسن ایوب کو کیا ضرورت تھی, پھر جھوٹے اسکرین شاٹس کے ساتھ لکھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یار حد ہوگی ہے, انہیں شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یار اس طرح کا کام کریں. پھر ایک اور کہانی سن, میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو مزید مزہ آئے گا. وہ کہتا ہے جی, ذرائع کے مطابق آج لاہور کی لمز یونیورسٹی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک اہم پروگرام کا انعقاد ہوا, جہاں تحریک انصاف کے 10 سے 15 مخصوص افراد کو تیار کیا گیا تھا, 10 سے 12 مخصوص افراد کو تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ سخت اور چیلنجنگ سوالات اٹھا سکیں. تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر نے مدلل اور ٹھوس جوابات کے ذریعے نہ صرف ان کے تمام سوالات کو مؤثر انداز میں جواب دیا, بلکہ ان کے پورے منصوبے کو بھی ناکام بنا دیا. اب بس بیچارے سوشل میڈیا پر روئیں چیخیں اور پیٹیں, روئیں گے چیخیں گے اور پیٹیں گے. یہ حسن ایوب کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, 10 سے 12 مخصوص افراد کو تیار کیا گیا تھا. اچھا لگتا ہے ایسے ہی ہے. اب ذرا آگے ذرا تھوڑا سا میتھ کو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے حسن ایوب صاحب کی میتھ کے اندر سپلی نہیں ہے تو میں تھوڑا انہیں ذرا گणت تھوڑا سا میتھمیٹکس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جو تصویریں ناظرین کرام جاری ہوئیں ان کے مطابق ان تصویروں میں 150 سے 200 لوگ تھے, میکسیمم 150 سے 200 لوگ تھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے جناب فوری طور پر ذرا ریسرچ کرنا شروع کیا کہ 150 سے 200 کی گیدرنگ ہو تو کیا پروبیبلٹی ہے, سرویز کیا کہتے ہیں, سرویز کیا بتاتے ہیں, کتنے فیصد لوگ سوال پوچھتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پر 20-50 لوگ ہیں تو 50 لوگوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 کے 50 تو سوال نہیں کریں گے نا, سوال تو کچھ ہی کریں گے. تو میں انہیں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایگزیکٹ کیا ریشو نکلتی ہے. تو جو مختلف جگہ سے سرویز میں نے دیکھے اور مختلف جگہ سے ہم نے چیزیں دیکھی, ان کے مطابق ناظرین کرام صرف 5 سے 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی بھی ایسی گیدرنگ میں جہاں پر کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے وہ سوال کریں. صرف 5 سے 10% ایسے لوگ. یعنی کہ اگر میں اس کیلکولیشن کو دیکھوں تو پتہ چلتا ہے کہ 100 یا 200 بندے جتنے بھی یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے تھے, ان میں سے کل ملا کے 15 سے 20 لوگوں نے سوال کیا ہوگا اس پروبیبلٹی کے تحت, اس ہیومن بیہیویئر کے تحت, اس ایکویشن کے تحت. صرف 15 سے 20 لوگوں نے, 150 سے 200 لوگوں میں سے 15 سے 20, اگر میں بھی میکسیمم بتا رہا ہوں کیونکہ بتایا گیا تھا 5 سے 10%, میں 5% بھی نہیں جا رہا, میں 10% کو بھی گنوں نا, تو 15 سے 20 لوگوں نے سوال کیا ہوگا. ان 15 سے 20 لوگوں میں حسن ایوب کے مطابق اگر 15 سے 20 لوگ 10 لوگوں نے سوال کیا, 20 لوگوں نے سوال کیا ہے, تو اس میں سے حسن ایوب کہہ رہے ہیں جی 10 سے 12 مخصوص افراد کو تیار کیا گیا تھا تاکہ سخت اور چیلنجنگ سوالات اٹھائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 15-20 سوالوں میں سے 10 سے 12 جو ہے وہ سخت ترین سوال تھے. تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں ان کی کافی ان کے لیے مشکل پیدا ہوئی ہوگی, کیونکہ اسی وجہ سے اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ سارا کاؤنٹر کیوں کیا جا رہا ہے. اسے سارا کچھ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ اصل کہانی اور اصل خبر کچھ اور ہے, توجہ کہیں اور ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو لمز کے طلبہ ہیں انہوں نے کچھ ٹھیک ٹھاک رسپانس دیا ہے, ٹھیک ٹھاک ریاکٹ کیا ہے, اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر کچھ ڈسکشنز کیے ہیں, جس سے کافی زیادہ جو ہے وہ ہم یہاں پر پریشانی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور معاملات کچھ اسی طرح کے ہوئے ہیں. ناظرین کرام کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں. اس چیزوں کو چھوڑ بھی دیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ معاملات بہت گڑبڑ ہیں. ایک اور خبر سنیے. خبر یہ ہے, میں دوسری خبر ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنے والوں. سرور باری صاحب پتن کے جو رہنما ہے, یعنی رہنما سے مراد یہ ہے جو پتن کو لیڈ کرتے ہیں, سرور باری صاحب. پتن وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک این جی او جو کہ پاکستان کے انتخابات کے اوپر نظریں جمائے ہوئے, نظریں رکھے ہوئے ہیں. تو پتن کے سربراہ لکھتے ہیں fascist regime is going to open a new front against civil society since launching of Patan's
report on general election 2024. Islamabad police have raided residence of national coordinator Sarwar Bari twice and sealing it while आई एम राइटिंग द पोस्ट। तो सरवर बारी कह रहे हैं कि जनाब मेरे घर को 2 दफा रेड किया गया और इस वक्त मेरे घर को सील किया जा रहा है जब मैं इस पोस्ट को कर रहा हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इलेक्शन 2024 की चोरी को पकड़ा और उस रिपोर्ट को शाया किया, नाज़रीन किराम उन लोगों के घरों के अंदर इस वक्त रेड करके उनके घरों को ही सील किया जा रहा है। असल सूरत हाल तो यह है, इस तरफ आपको कोई भी टीवी का नुमाइंदा बात करते हुए जो है वो नज़र नहीं आएगा और ना ही इसके ऊपर कोई चीज़ जो है ना वो बताते हुए नजर आएगा। जो मैं रिपोर्ट आपको बताऊं तो उस पतन की रिपोर्ट में सारा बताया गया, सारा उसके अंदर एनालिसिस किया गया है कि किस तरह से जनाब ये जो काम है ये किए गए और किस तरह से जो है ना वो 2 नंबरी की गई, किन किन हल्कों के अंदर क्या क्या ड्रामेबाजी हुई, सारा कुछ जो है वो उसके अंदर रखा गया है और बताया गया है। अच्छा, अब मैं नाज़रीन किराम आपके सामने एक और खबर रख दूं विच इज़ रिलेटेड टू जनरल आसिम मुनीर साहब। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ये चल रही हैं और मैंने आपको बताया था कि जो विल्सन भी लिख रहे हैं और वो अभी 2 खबरें और भी हैं। जो विल्सन ने मजीद लिखा है उनके बारे में कहते हैं कि आसिम मुनीर इन पाकिस्तान, बिरजीना इन जॉर्जिया एंड कैस सईद इन तंजिया रीस्टोर डेमोक्रेसी। तो नाम ले लेके कहा जा रहा है, आर्मी चीफ का नाम लेकर जो है ना वो जो विल्सन कह रहा है कि जनाब आप पहले उन्होंने कहा कि आप बैरक्स में जाइए वापस, और अब वो कह रहा है कि जनाब डेमोक्रेसी को यहाँ पर आप परवान चढ़ने दीजिए। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक और आदमी है मिशेल पोलैक। ये एक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म से है आदमी और एक बड़ा ज़बरदस्त वकील है और इसके नाम इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं। वो नाज़रीन किराम क्या कर रहा है, नाज़रीन किराम उसने फॉर्मल रिक्वेस्ट किया अटॉर्नी जनरल से टू प्रोसिक्यूट द जनरल आसिम मुनीर फ्रॉम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वो कह रहे हैं जी उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, और ये भी बहुत ही एक अजीबोगरीब और ख़तरनाक खबर है पाकिस्तान को के लिए कि हमारे आर्मी चीफ को जो है वो बाहर प्रोसिक्यूट करने की बात की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और बरतानिया में, और इस वक्त वो बरतानिया का विजिट कर रहे हैं। ऐसे मौके पर इस तरह की बातें आना यकीनी तौर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़तरे का बायस हो सकती हैं। तो ये अब तक की बड़ी और अहम तरीन खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।